इस वक्त हमारे समक्ष है नागपुर चेस्ट सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर विक्रांत देशमुख, जो कि आप एस्थमा स्पेशलिस्ट हो, पल्मोनोलॉजिस्ट हो। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड एस्थमा डे 6 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, तो सर ये जो सेलिब्रेट जो अपन करते हैं वर्ल्ड एस्थमा डे, पर्टिकुलर उसका क्या मकसद होता है, क्या उसका उद्देश्य उसके पीछे, उस बारे में आप बताइए। अस्थमा ये बहुत ही गंभीर बीमारी होती है और काफी सारे लोग इससे क्षतिग्रस्त होते हैं, जिसमें खांसी आना, सांस का फूलना, मौसम बदलने के साथ सीने में घरघर होना, ये सब इसके लक्षण होते हैं। अस्थमा से काफी सारे लोग ग्रस्त होते हैं, जवान ही नहीं, बूढ़े, बच्चे, हर उम्र में अस्थमा के लक्षण पाए जाते हैं। अस्थमा से लोग सफर करते हैं। तो इसके बारे में अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ल्ड अस्थमा डे मई महीने के दूसरे मंगलवार को सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि आज इस वर्ष है 6 मई। तो अस्थमा वर्ल्ड डे या वर्ल्ड अस्थमा डे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि इसके बारे में लोगों में जानकारी फैले और इससे लोग घबराए नहीं और इसका इलाज सही तरीके से कर सके। सर, ये भी हमें पता है कि जो ग्रामीण इलाके हैं, जो दुर्गम इलाके हैं, आज भी कई तरह की भ्रांतियां हैं अस्थमा के बारे में। लोग हकीम के चक्कर में रहते हैं, तो आयुर्वेदिक केस में रहते हैं, प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते। कई तरह का पॉल्यूशन है, चूल्हे में खाना बनता है, धुआं है, धूम्रपान है, तो ये सारी चीज के बारे में लोगों में आज तक अभी तक अवेयरनेस नहीं आया हुआ है, और ये प्राइमरी से अपना एडवांस स्टेज में तक पहुंच जाता है ये अस्थमा। तो आप बताइए ये अवेयरनेस किस तरह से होना चाहिए, उस बारे में बताइए। अस्थमा ये काफी बार जेनेटिक होता है। अस्थमा ये एयर पोल्यूशन या मौसम बदलने के साथ हवा में प्रदूषित धुएं की वजह से या पोलन ग्रेन्स की वजह से भी होता है। पोलन ग्रेन्स है परागकण, फूलों के परागकण से भी होता है। हाउस डस्ट माइट, कुछ फंगस होते हैं हवा में, सूखी हवा में, धूल डस्ट में, वो हमारे संपर्क में आते हैं और उससे भी अस्थमा ट्रिगर होता है। तो अस्थमा बढ़ने के काफी सारे ट्रिगर्स होते हैं, जिसमें से एयर पोल्यूशन, धूल डस्ट, मौसम का बदलना, पोलन ग्रेन्स, ये सब माने जाते हैं। अस्थमा काफी बार लोग डर जाते हैं और उसके बारे में भ्रांति होती है कि हम इसका इलाज एक इनहेलर से करते हैं। ऐसा इनहेलर होता है और इसमें क्या होता है, अस्थमा में ये हमारी सांस नली जो है इसमें सूजन आ जाती है। एलर्जी बढ़ने से सांस नली नैरो होती है, इसलिए कफ होता है, सीने में टाइट टाइट और घर घर आवाज आती है। अब जहां सांस नली में सूजन है, उसको ठीक करने के लिए सबसे अच्छा इलाज क्या रहेगा, तो इनहेलर। इनहेलर की दवाई सीधा फेफड़े में जाती है जहां प्रॉब्लम है। जैसे अगर हम कोई टैबलेट दवाई लेंगे तो पहले ब्लड में जाएगी और खून से हमारे शरीर में जाएगी जहां प्रॉब्लम है। तो कुछ ही भाग फेफड़े तक जाएगा जहां उसकी जरूरत है और बाकी भाग वहां पर भी जाएगा जहां उसकी जरूरत नहीं है। तो इनहेलर सीधा वही काम करता है जहां उसकी जरूरत है। तो ये बहुत गलत भ्रांति है और लोगों को अस्थमा से डर लगता है कि भाई हम इसका इलाज करेंगे तो डॉक्टर इनहेलर थमा देंगे और उसकी हमको आदत पड़ जाएगी। अरे लेकिन इसकी आदत नहीं, इसकी बीमारी की जरूरत है। और इसी कारण इस वर्ष की थीम है कि लेट दिस इनहेलर एक्सेसिबल टू एवरीवन, यानी ये इनहेलर सभी को मिलना चाहिए जिनको, जो अस्थमा से क्षतिग्रस्त है, अस्थमा से जिनकी जिंदगी बेहाल है। सर, जिन्हें अस्थमा हो जाता है, जैसे कि आपने कॉजेज बताया, तो आगे का फर्दर ट्रीटमेंट क्या होता है, किस तरह से डायग्नोसिस किया जाता है, उस बारे में बताइए। अस्थमा का निदान बहुत ही आसान होता है। अस्थमा का निदान बहुत ही आसान होता है। इसमें एक, जैसे हमें हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो हम ईसीजी करते हैं, इको करते हैं, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी देखते हैं, वैसी एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, यानी लंग्स की क्या ताकत है, ये चेक की जाती है। और वो एक हार्डली 10 मिनट में हो जाती है टेस्ट, और काफी चेस्ट स्पेशलिस्ट के यहाँ ये आसानी से उपलब्ध है और कोई बहुत महंगी टेस्ट भी नहीं है, 1000 रुपए तक वो टेस्ट हो जाती है। जिससे हमें समझ में आता है कि अस्थमा है या नहीं है, और है तो उसकी स्थिति क्या है, और उसके हिसाब से आपको उसकी दवाई दी जाती है और वो ट्रीटमेंट लेना होता है। तो निदान करने के लिए पीएफटी एक सबसे आसान टेस्ट है करने के लिए, और कुछ कुछ चीजें कॉम्प्लिकेट होती है। जैसे हर डायबिटीज मरीज को इंसुलिन नहीं लगता, तो वैसे किसी का अस्थमा बहुत तीव्र होता है तो उनमें छाती का स्कैन या और कोई एलर्जी की टेस्ट वगैरह भी करनी पड़ती है। यदि यही अस्थमा एडवांस स्टेज में यदि पहुंच जाता है तो उसका कॉम्प्लिकेशन ऑर्गन्स में किस तरह से हो सकता है, उस बारे में। दोस्तों, ऐसा है कि फेफड़े का काम है ऑक्सीजन देना, प्राण वायु देना। अगर आपका फेफड़ा अस्थमा से फेल हो जाए या अस्थमा के अटैक बार बार आते रहे, उसका ट्रीटमेंट नहीं करे, तो आपका ऑक्सीजन कम हो जाएगा और शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हार्ट,
किडनी, लीवर, ब्रेन सभी पे असर लाता है। तो आप रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकते हैं। कभी कभी अस्थमा के अटैक से अगर उसका इलाज नहीं सही किया गया तो अस्थमा पेशेंट वेंटिलेटर पे भी जा सकता है, जो कि आजकल कम देखने में मिलता है क्योंकि इसका इलाज बहुत ही सामान्य रूप से इनहेलर से किया जा सकता है। तो लंग्स को हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए किस तरह के एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है, उस बारे में बताइए। यूजुअली अस्थमा में ऐसे हम भ्रस्सिका प्राणायाम या जो बहुत हेवी लंग एक्सरसाइजेस है वो अवॉइड करने के लिए कहते हैं। अगर आपके लंग्स का ट्रीटमेंट इनहेलर से पर्याप्त मात्रा में हो जाए तो आप सिंपल पर्स स्लीप ब्रीदिंग, जैसे कि शंख फूंकते हैं तो होठ दबा के लंबी सांस लेके छोड़ते हैं, वो आप कर सकते हैं। जैसे अवलोम विलोम प्राणायाम है वो अस्थमेटिक पेशेंट्स कर सकते हैं। मगर ये भ्रांति ना पाले कि प्राणायाम से अस्थमा ठीक हो जाए। प्राणायाम आपकी सांस लेने की गति या उसको कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेगा, मगर सांस नली की सूजन को गायब नहीं करेगा, वो इनहेलर ही करेगा। सर, चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि यदि वे ट्रीटमेंट के लिए अपने हॉस्पिटल में आते हैं तो आप ये बताइए आज के समय में अस्थमा के लिए किस तरह से मॉडर्न चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, उस बारे में बताइए। क्या नया एडवांसमेंट है? अस्थमा के में बहुत सारी दवाइयां आ गई है। पहले कुछ सीवियर अस्थमेटिक्स को इनहेलर दिन में 3-3, 4-4 बार लेने पड़ते थे, तो 3 टाइप के डिफरेंट इनहेलर लेने पड़ते थे। अभी कुछ ऐसे इनहेलर आ गए जो दिन में बस एक ही बार लेना है और वो 24 घंटा काम करते हैं। तो आप बस अपना जैसे रोज दांत की सफाई करते हैं, रोज एक बार नहाते हैं, रोज एक बार भगवान को नमस्कार करते हैं, वैसे एक बार इनहेलर ले लिया और आपका अस्थमा कंट्रोल में आ गया, बात खत्म। इतना आसान है। तो ऐसे अस्थमा में काफी एडवांस टाइप की दवाई आई है जो दिन में एक ही बार लेने पे भी अस्थमा कंट्रोल किया जा सकता है। और आप अगर अपने काम में व्यस्त है तो भी कर सकते हैं। छोटे बच्चे, मिडिल एज, एल्डरली या जो बूढ़े लोग हैं, तो ये अस्थमा से बचे। और ये अस्थमा की सबसे अच्छी खासियत ये है, अगर आप इसका इलाज करते हैं तो आपके फेफड़े अगर 20%, 30% भी काम कर रहे हो, टोटली नॉर्मल हो सकते हैं अगर आप सही समय पे इलाज करते हो। तो बिल्कुल इनहेलर से ना घबराएं, अपने डॉक्टर जो चेस्ट स्पेशलिस्ट है उनसे संपर्क करें और अस्थमा को कंट्रोल करें। कई बार ऐसा होता है कि हर अस्थमा इरिवर्सिबल नहीं होता है, कुछ कुछ लोगों के अस्थमा टेम्पररी होते हैं। तो जब आपके लक्षण ठीक हो जाए, आपको लग रहा है कि आपको कोई अस्थमा के सिम्टम्स नहीं है, तो आप बिना दवाई के भी लंग्स की कैपेसिटी चेक कर सकते हो और देख सकते हैं आपके फेफड़े कितने मजबूत है, और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको अस्थमा है अभी या नहीं है। तो एक सिंपल टेस्ट से आपकी क्लियरिटी आ जाएगी कि आपको अभी दवाई लेने की जरूरत है या नहीं। सर, एस्थमा डे के अवसर पे आप एक जनमानस को क्या आपका एक मैसेज होगा? यही कि अस्थमा एक बहुत ही सामान्य बीमारी है अगर हम इसका सही तरीके से इलाज करते हैं तो। और अगर आप इसको निगलेक्ट करते हैं, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते और बीमारी बढ़ते जाती है, तो यही बीमारी आपको आईसीयू में एडमिट भी करवा सकती है। तो अस्थमा या इनहेलर से डरे नहीं और उसका सही तरीके से इलाज करें। कुछ छोटी मोटी दवाइयां रहती है वो ले और प्रॉपर डॉक्टर से इसका इलाज करें। थैंक यू।